नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया होगा और लास्ट वीडियोस देख चुके होंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं तो वेट ना करें उनको पढ़ने का। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वैसे ही उनको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि स्पीड थोड़ी सी बढ़ने वाली है। यानी जो वीडियोज़ हैं हो सकते हैं वो थोड़े से और लंबे हो जाएँ और फ्रिक्वेंसी थोड़ी और ज़्यादा हो जाए। तो जैसे जैसे हम लोग वीडियो डालते जा रहे हैं आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। फिज़िक्स में भी देखिए वीडियोज़ आ रहे हैं, मैथ में भी आने वाले हैं। तो जैसे ही वीडियो आए आप उसे तुरंत कर लें। ये मत सोचें कि वीडियो है वो तो पढ़ा ही रहेगा, उसे कभी भी पढ़ लेंगे, ऐसा ना करें। क्योंकि होमवर्क भी दिया जा रहा है, वो होमवर्क भी होगा। फिर मैं सोच रहा था जो व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया है उसमें कोई सरप्राइज़ क्विज़ लिया जाए। जब तक सबका सिलेबस सेम नहीं होगा तब तक क्विज़ कैसे ले सकते हैं। तो आप सभी बराबर पढ़ते रहें और रिवाइज़ करते रहें और साथ में चलें। साथ में ही चलना है, पीछे चले जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो साथ में चलें, ठीक है। और वीडियोस जंप ना करें, लाइन से वीडियोस देखने हैं आपको, ठीक है। तो बातें हम लोग लास्ट लेक्चर वाली बात पर। तो हम लोगों ने CFT का यूज़ करते हुए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया था, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग सीख ली थी, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया था, SFL सीख लिया था, WFL सीख लिया था, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिए थे। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप क्या होता था, तो शेप तो ऑक्टाहेड्रल होना था, वो फिक्स हो चुका था। तो कुछ होमवर्क आपको दिया था, वो होमवर्क मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग चेक कर लीजिए आपने सही किया या नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो 3- चार्ज है, 6 साइनाइड आयन मिलके 6- संभाल रहे होंगे। तो कोबाल्ट कितना संभाल रहा होगा, 3+ संभाल रहा होगा, ठीक है। अब कोबाल्ट वैसे क्या होता है, कोबाल्ट वैसे तो होता है 3d7 4s2। तो कोबाल्ट 3+ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3d6। लिगेंड में डोनर एटम कौन है, कार्बन है। तो ये लिगेंड कैसा बन गया, SFL, यानी डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब पेयरिंग कराना आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमने ये वाला डायग्राम बना लिया और 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3। अब क्या है, पेयरिंग कराना आसान है तो पेयरिंग ही करा देंगे, ठीक है। क्या ऊपर के दोनों डी खाली हैं, हाँ खाली हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3, ठीक है। और क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो कंपाउंड कैसा कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा डाई मैग्नेटिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। शर्मा जी सही कर पाए क्या, गलत हो गया, चलो फिर से सीखो फिर। अब यहाँ पर देखो 3+ चार्ज है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3+। क्रोमियम अपने आप में बच्चों क्या होता है, 3d5 4s1। क्रोमियम 3+ क्या हो जाएगा, 3d3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगेंड कैसा है, SFL है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये वाली डिज़ाइन आ गई। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों तो ऐसे ही भरेगा, ऊपर के दोनों डी खाली हैं तो क्या हो जाएगा D2sp3। क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं हमें, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक, है ना। और हमें शेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑक्टाहेड्रल होनी ही है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं बच्चों। ये 3- है, ये 6- है, तो ये क्या हो जाएगा 3+ हो जाएगा। आयरन अपने आप में क्या होता है, 3d6 4s2। तो आयरन 3+ क्या हो जाएगा 3d5। लिगेंड बच्चों कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है ये तो। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना आसान है। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग करना मुश्किल है, तो हम इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के बजाय कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बढ़ जाएगा। क्या ऊपर के दोनों डी खाली हैं, नहीं खाली तो नहीं है, पूरी तरह से खाली होने चाहिए थे, पूरी तरह से खाली नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कंपाउंड कैसा कहलाएगा, पैरा मैग्नेटिक कहलाएगा, है ना। इसमें आते हैं, इसमें ये 3+ है बच्चों, ये 0 है तो ये 3+ हो जाएगा। ये टाइटेनियम है। अब टाइटेनियम क्या होता है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम तो होता है 3d3 4s2, है ना। तो टाइटेनियम 3+ क्या हो जाएगा,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो क्या बचेगा 3d2 बचेगा, है ना। लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। ऐसे हमने बना लिया और 2 ही इलेक्ट्रॉन तो भरने हैं, तो एक यहाँ एक यहाँ। क्या ऊपर के दोनों डी खाली हैं? हाँ खाली हैं। अगर खाली हैं तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा D2sp3। क्या आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों? कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। शॉर्ट में पैरामैग्नेटिक लिख दिया। इसमें आते हैं, ये 3+ चार्ज है, ये 0 है, तो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा 3+। अब स्कैंडियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ओह ये मैंने गलत लिख दिया लग रहा है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है ना, तो ये 3d2 रहा होगा। सॉरी ये मैंने मिस्टेक किया बच्चों, ये 3d2 रहा होगा, 3d2 रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3d1 हो जाएगा। ये 3d1 होगा तो यहाँ पर बस 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने गड़बड़ किया। स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, फिर वेनेडियम आता है। अब ये वेनेडियम है, तो ये वेनेडियम क्या हो जाएगा 3d3 4s2। चार्ज कितना है इस पर 3+, तो वेनेडियम 3+ क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3d2। लिगैंड तो फिर से बच्चों WFL ही है, तो हमने ये डिज़ाइन बना ली। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से आ जाएंगे। क्या ऊपर के दोनों डी खाली हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा D2sp3। शेप क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। कंपाउंड का नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक, है ना। क्या समझ पाए? अभी बताओ मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि प्रोसेस लगा रहा हूँ? शर्मा जी क्या लगा रहे हैं हम लोग, दिमाग लगा रहे हैं या प्रोसेस लगा रहे हैं? हम लोग ने दिमाग में प्रोसेस भर ली है और अब वो प्रोसेस लगा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों? सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री। ठीक है, और केमिस्ट्री क्या रूल से चलती है? नहीं, केमिस्ट्री रूल से नहीं चलती है। केमिस्ट्री किस लिए बदनाम है बताओ? केमिस्ट्री क्यों बदनाम है? क्योंकि केमिस्ट्री में क्या आते हैं, केमिस्ट्री में क्या आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चों जो नेचर है ना वो भगवान ने बनाई है ना, और ये जो थ्योरी है ये इंसान ने बनाई है, यही फ़र्क है। तो अभी तक इंसान इतने महान नहीं हो पाए हैं कि एक ही थ्योरी में सभी कंपाउंड्स को कवर कर लें, इस वजह से एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है, तो जो हमने CFT थ्योरी सीखी थी उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने SFL और WFL के बारे में सीखा था कि अगर कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस डोनर एटम है तो SFL मानना है, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन है तो फिर वीक फील्ड लिगेंड मानना है, WFL मानना है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ये वाली बात वैलिड नहीं है, जिनमें ये वाली बात वैलिड नहीं है, ये आपको याद रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+ के केस में ऑक्सलेट आयन और वाटर दोनों ही कैसा बिहेव करते हैं, SFL जैसा बिहेव करते हैं। अब ऑक्सलेट आयन में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। वाटर में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन था तो हम लोगों ने सीखा था कि इन नॉर्मल केसेस वो कैसा बिहेव करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन कोबाल्ट 3+ के केस में वो उसका बिहेव कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो गया, वो तो वीक फील्ड लिगेंड था। तो बच्चों ये जो थ्योरी है, वो जो वीक फील्ड लिगेंड बोला था वो किस थ्योरी के हिसाब से बोला था, वो CFT थ्योरी के हिसाब से बोला था। ठीक है, लेकिन इन कंपाउंड के साथ ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, SFL का बिहेव कर रहे हैं। तो बस ये समझना है कि ये जो थ्योरी है, ये जो CFT थ्योरी है वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, वो ठीक से इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। बस हमें इस तरह से समझना है और इसे याद कर लेना है। एक जो पॉसिबल रीज़न है वो ये है कि कोबाल्ट 3+ है तो इस पर चार्ज बहुत ज़्यादा है। जब चार्ज बहुत ज़्यादा होगा सेंट्रल एटम पर, जब सेंट्रल एटम पर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जब सेंट्रल एटम पर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्या वो लिगेंड्स को और पास बुलाएगा? क्योंकि लिगेंड्स पर कौन सा चार्ज था, याद है CFT का बेसिक क्या था, CFT का बेसिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, है ना, जिसमें हम लोगों ने सेंट्रल एटम को क्या माना था, सेंट्रल एटम को माना था पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड्स को क्या माना था, पॉइंट नेगेटिव चार्ज। अब अगर सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लिगेंड्स को, और लिगेंड्स अगर और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लिगेंड्स अगर और ज़्यादा पास में आएंगे, लिगेंड्स अगर और पास में आएंगे तो क्या होगा, लिगेंड्स और पास में आएंगे तो और रिपल्शन लगाएंगे और एनर्जी फील्ड उनकी स्ट्रॉन्ग फील होगी, जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो रही थी। तो डेल्टा O की वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, और डेल्टा O की वैल्यू अगर बढ़ गई तो फिर ये किसकी प्रॉपर्टी थी, डेल्टा O किस में ज़्यादा होता था, डेल्टा O किस में ज़्यादा होता था, SFL में।
तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए उसे कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको याद ही रखना है कि जनरली तो ये हम लोग वीक फील्ड लिगेंड मानते थे, लेकिन कोबाल्ट 3+ के केस में क्या मान लेना है, SFL मान लेना है। और इसी वजह से बच्चों ये जो दो एग्जाम्पल लिखे हैं, कोबाल्ट ट्राईऑक्सिलेट लिखा हुआ है, ये 3- लिखा हुआ है। यहाँ पर कोबाल्ट पर यहाँ 3- है, यहाँ 6- होगा क्योंकि एक ऑक्सिलेट पर 2- चार्ज होता है, तो 3C की वजह से 6- आएगा, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, 3+ चार्ज हो जाएगा। अब कोबाल्ट 3+ होगा और फिर ये ऑक्सिलेट आयन करोगे, तो अगर नॉर्मली करते तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। नॉर्मली करते अगर इसको WFL मान के कर दे तो हाइब्रिडेशन आता है sp3d2, लेकिन ये SFL की तरह से बिहेव करता है और इसलिए हाइब्रिडेशन क्या आता है, d2sp3। sp3d2 ना आके जो नॉर्मली आना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटली इसका क्या पाया गया है, d2sp3। इसका मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, SFL जैसा बिहेव कर रहा होगा। सेम केस यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कोबाल्ट 3+ है और वाटर लिगेंड है। अगर इसे WFL हम लोग मान के करते तो आंसर क्या आ रहा होता, sp3d2, लेकिन ये कैसा बिहेव कर रहा है, SFL जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए आंसर आ रहा है d2sp3। इसी तरह से निकल 4+, चार्ज भी याद रखना है, निकल 4+ के केस में फ्लोराइड आयन SFL का बिहेव काम करता है। हम लोगों ने सीखा था कि हेलोजन भी कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्लोराइड आयन है वो भी SFL का काम करता है, जो कि इस एग्जांपल से क्लियर होता है। यहाँ पर अगर हम देखें ये 2- है, ये 6- है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4+। ठीक है, निकल 4+ जब जाओगे ना तो 3d6 आएगा, 3d6 आएगा। और 3d6 के हिसाब से अगर इसको हम WFL मान के चलते तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा होता, sp3d2, लेकिन एक्चुअली इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फ्लोराइड आयन यहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा था, SFL जैसा बिहेव कर रहा था। ऐसे ही प्लेटिनम, ऐसे ही Fe2+ और Mn2+ के साथ अमोनिया, जिसमें डोनर एटम कौन है, डोनर एटम है जिसमें नाइट्रोजन, वो WFL का काम करता है, वो WFL का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। अब आप लोग अपना सर मत पकड़िएगा, बस इतने सही एक्सेप्शन हैं, ठीक है। सर नहीं पकड़ने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि क्या CFT दुनिया की लास्ट थ्योरी है, क्या CFT से कोई वो रामबाण है जिससे सारे कंपाउंड्स की हर चीज़ के बारे में एग्जैक्टली सही चीज़ पता चलने वाली है, तो ऐसा तो नहीं है। ये सब उसकी लिमिटेशन में भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो अमोनिया जो जनरली, जिसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम डोनर है, तो हम लोग क्या मानते थे, उसे SFL मानते थे। लेकिन इन दोनों के केस में कैसा काम करता है, WFL वाला काम करता है। इस वजह से ये जो कंपाउंड है इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग अपने नॉर्मल मेथड से निकालते तो क्या आने वाला था, d2sp3, लेकिन वो ना होके आता है sp3d2। और अगर हम इसका निकालते, ये भी सिमिलर एग्जांपल है, ये भी इसका भी अगर हम लोग निकालते तो आता है d2sp3, लेकिन सही आंसर क्या है, sp3d2, एक्सेप्शन के केस में आता है। वैसे ही बच्चों प्लेटिनम और पैलेडियम इनका Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, Z इफेक्टिव इनका बहुत ज़्यादा होता है। और Z इफेक्टिव ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है, और न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है तो इस सभी लिगेंड्स को बहुत पास बुला लेगा, और पास में अगर आएगा तो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा, तो कैसा बिहेवियर दिखाएगा, SFL जैसा, ठीक है। तो प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ कोई भी लिगेंड आए, आपको मान के चलना है कि उसका बिहेवियर कैसा रहा होगा, SFL जैसा रहा होगा। वैसे तो क्लोरीन को हम लोग WFL मानते हैं, लेकिन प्लेटिनम पैलेडियम के साथ कोई भी लिगेंड आएगा तो उसे SFL मान लेना है। और इस वजह से अगर हम लोग सिंपली नॉर्मल मेथड से इसका हाइब्रिडेशन निकालते तो d2sp3 आता, लेकिन वो गलत है। सही आंसर क्या है, d2sp3 है, ठीक है। तो ये इतने एक्सेप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 जो आपको ज़रूर याद रखने हैं, मस्ट रिमेंबर। याद ही करने पड़ेंगे, देखो कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है मुझे लगता है वो ये वाला पूछा गया है।
करना पड़ता है बच्चों, क्या करें। नेक्स्ट जो हम लोग बच्चों सीखने जा रहे हैं उसका नाम है CFSE। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या इसे हम इंथैल्पी भी बुलाते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, ये क्या है? अब ये एक पैरामीटर है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इंथैल्पी क्या है? एक पैरामीटर है जो हमें बताता है कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ, उसमें कुछ पर्टिकुलर लिगेंड आए, किसी में 4 आए, किसी में 5 आए, किसी में 6 आए, है ना। कुछ पर्टिकुलर लिगेंड आए ना, कुछ पर्टिकुलर लिगेंड आए तो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन से आए होंगे। कुछ लिगेंड आए, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन से आए, तो वो ऐसा इस तरह से ही क्यों आए? वो हर तरफ से क्यों नहीं आए? वो कुछ गिनी चुनी डायरेक्शन से ही क्यों आए? जैसे कि टेट्राहेड्रल में वो कितनी डायरेक्शन से आते हैं? तो टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था, यानी 4 डायरेक्शन से आते थे, है ना। अगर हम TBP शेप की बात करें, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की बात करें या स्क्वायर पिरामिडल की बात करें, तो उसमें कितनी डायरेक्शन से आते थे? 5 डायरेक्शन से आते थे। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो उसमें लिगेंड कितनी डायरेक्शन से आते थे? 6 डायरेक्शन से आते थे। तो लिगेंड्स ने ऐसा ही क्यों किया? लिगेंड्स इन गिनी चुनी फील्ड्स, इन गिनी चुनी डायरेक्शन से ही क्यों आ रहे हैं? लिगेंड्स हर तरफ से क्यों नहीं आ रहे हैं? हर तरफ से का मतलब समझे? हर तरफ से क्यों नहीं आ रहे हैं के लिए हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, स्प्लिटिंग वाला, ये वाला। तो याद है स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड कब बोल रहे थे? जब हर तरफ से आ रहे थे। हर तरफ से जब लिगेंड्स आके घेरेंगे तो उसे क्या बुलाएंगे? स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। जैसे ये मान लो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, तो जब हर तरफ से आ रहा हूँ, हर तरफ से, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ से लिगेंड ना आ रहा हो। अब ये 2D है, ये तो मैंने 2D बनाया, 3D समझना है। हर तरफ से आ रहा है, हर तरफ से घेर रहा है, हर तरफ से उसको घेर लेगा तो क्या बन जाएगा? एक स्फेयर बन जाएगा। इसलिए वो फील्ड कैसी कहलाएगी? स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड कहलाएगी। जैसे हम लोग आयरन को Fe2+ को जब पानी में डालते हैं तो ये लिखते हैं ना AQ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पानी में घिर गया है, पानी में घुल गया, इसका मतलब होता है ना। पानी में घुल गया है तो हम लोग ये मान के चलते थे अभी तक कि पानी ने उसको हर तरफ से घेर लिया होगा। अगर ये Fe2+ आयन है तो पानी के मॉलिक्यूल्स ने उसको हर तरफ से घेर लिया होगा, घेरता भी है। लेकिन मेनली जो Fe2+ है वो एग्जिस्ट जानते हो कैसे करता है? जानते हो वो कैसे एग्जिस्ट करता है? पानी के अंदर ऐसे एग्जिस्ट करता है। और अगर वो एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एक्चुअली वाटर के साथ घेरने वालों की संख्या नहीं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली जो बॉन्ड बनाए हैं उनकी संख्या सिर्फ कितनी है? 6। समझ रहे हैं? घेरेंगे तो सब लोग इसको, लेकिन एक्चुअली जो बॉन्ड बना रहे हैं वो कितने हैं? वो सिर्फ 6 ही हैं। बाकी सब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बाहर से घेरते ही रहते हैं एक को से तो। लेकिन एक्चुअली जो जुड़ने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या सिर्फ 6 है। इसका मतलब वाटर ने उसे हर तरफ से घेरा है या ऑक्टाहेड्रल फील्ड से घेरा है? एक्चुअली उसको हम देखें तो मेनली कौन सी फील्ड लग रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका मतलब कौन सी फील्ड लग रही होगी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर तरफ से नहीं घेरा, कितनी तरफ से घेरा? 6 तरफ से घेरा। तो कुछ रीज़न रहा होगा ना, कुछ रीज़न रहा होगा ना कि हर तरफ से नहीं घेरा है, हर तरफ से नहीं घेरा है, यानी ये वाला फील्ड नहीं बना है, ये वाला फील्ड बना है। 6 तरफ से घेरा मतलब कौन सा फील्ड बना? ऑक्टाहेड्रल फील्ड बना। और अगर हर तरफ से समान रूप से घेरते तो कौन सा फील्ड बन रहा था? तो बन रहा था स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड बन रहा था। तो ये वाला ना होके ये वाला हुआ, ऐसा क्यों हुआ? वो रीज़न हमें कौन एक्सप्लेन करता है? CFSE, जिसका फुल फॉर्म क्या था? शर्मा जी बताओ, जिसका फुल फॉर्म क्या था? इतनी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? अभी तो शुरुआत हुई है भैया। क्या था इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। क्या नाम था? बोलो। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
क्या समझ रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब ये एक पर्टिकुलर क्रिस्टल फील्ड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहे हैं ना। जब डायरेक्शन फिक्स हो जाती है ना तो क्रिस्टल वर्ड आता है। क्रिस्टल वर्ड कब आता है? जब डायरेक्शंस क्या हो जाती हैं? फिक्स्ड हो जाती हैं। डायरेक्शन क्या हो जाती है? फिक्स्ड। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आपने कभी सुना हो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग जो एटम्स या आयंस लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टल आ गया मतलब एक पर्टिकुलर डिफाइंड डायरेक्शन में पैटर्न आ गया। और क्या ऑक्टाहेड्रल में डिफाइंड है, पर्टिकुलर पैटर्न है, यहाँ 6 तरफ से आ रहे हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लिगेंड इस तरह से घेर रहे हैं, 6 पर्टिकुलर डायरेक्शन से घेर रहे हैं, हर तरफ से नहीं घेर रहे हैं। हर तरफ से घेर रहे होते तो क्या कहला रहा होता? वो कहला रहा होता स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। सिर्फ 6 तरह से घेर रहे हैं तो क्या कहला रहा है? कोई क्रिस्टल फील्ड कहला रहा है, जो पर्टिकुलर यहाँ पर कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो यहाँ ना जाके यहाँ पे गया, यहाँ ना जाके यहाँ पे गया, तो क्या हो रहा होगा? कुछ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, कुछ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, तभी तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो समझे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, यहाँ ना जाके यहाँ पर आया है। क्यों? क्योंकि कुछ क्या होने वाला है? स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। और स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बच्चों बढ़ती है तो क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है तो बच्चों क्या होता है? एनर्जी घटती है। स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी घटती है। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ी है तो एनर्जी क्या हुई होगी? घटी होगी। ठीक है। और एनर्जी जितनी घटी होगी, एनर्जी जितनी घटी होगी, स्टेबिलिटी उतनी बड़ी होगी। और ये जो एनर्जी है उसे हम किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसे हम रिप्रेजेंट किस नाम से कर रहे हैं? CFSE से। तो CFSE की वैल्यू, CFSE की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ रहे हैं? CFSE क्या है? CFSE है स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन भरते और इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो दोनों की एनर्जी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें ना जाके इसमें जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही होगी। यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही होगी मतलब यहाँ पर एनर्जी कम हो रही होगी। और वो जो एनर्जी का गैप है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते या इसमें भरें तो दोनों में जो एनर्जी का गैप है, वही एनर्जी का गैप क्या कहला रहा है? CFSE कहला रहा है। और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होने वाली है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है। अब ये CFSE हम लोगों ने समझ लिया है क्या होती है। अब ये CFSE हम निकालेंगे कैसे, वो सीखने जा रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत निकल आएगा CFSE कैसे निकालते हैं। फिर से हम लोग सारे कॉन्फ़िगरेशन लाएं। ये जो पहला, तो ये बच्चों CFSE का डेफिनेशन है, दिस इज़ एनर्जी डिफरेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ए पर्टिकुलर लिगेंड फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर लिगेंड फील्ड में बढ़ते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल अभी हम लोग सीख रहे हैं, या फिर बाद में सीखेंगे टेट्राहेड्रल या स्क्वायर पेनल, एक पर्टिकुलर फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तब विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड। अब अगर वो डायग्राम आपको याद हो तो ये वाला जो लेवल था वो कौन सा था? ये वही था, स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड था, है ना। और ये वाली फील्ड कौन सी थी? ऑक्टाहेड्रल फील्ड थी। और डायग्राम याद है ना, ये बीच में था। ऊपर वाले कौन से थे? ये EG। नीचे वाले कौन से थे? T2G। सभी में देखो वही बनाया हुआ है। अब हो सकता है कि मेटल के पास 1 से लेके D की ही बात कर रहे हैं, 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोचो अगर इस फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता, है ना। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। और याद है ये वाली लाइन क्या कहलाती थी? शर्मा जी पढ़ नहीं रहे हो। ये वाली लाइन कहलाती थी बैरी सेंटर। ठीक है। और यहाँ से यहाँ का गैप शर्मा जी क्या होता था? 0.6 डेल्टा O। और यहाँ से यहाँ का गैप शर्मा जी क्या होता था? 0.4 डेल्टा O। शर्मा जी एक तो सही आंसर दो यार, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। तो अब बताओ एनर्जी का डिफरेंस कितना है?
अब बताओ एनर्जी का डिफरेंस कितना है। ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर भरा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा है। क्या इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है? हाँ कम है। कितनी वैल्यू से कम है? 0.4 डेल्टा ओ से कम है। तो जो CFC आएगा बच्चों क्या हो जाएगा? -0.4 डेल्टा ओ। क्या समझ पाए हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को जब इस सिस्टम में भरेंगे और इलेक्ट्रॉन को जब इस सिस्टम में भरेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होने वाला है। इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर जाएगा और इसमें जाएगा तो यहीं तो जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि अफबाउ रूल फॉलो करना है ना, अफबाउ प्रिंसिपल। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, तो नीचे वालों पर पहले जाएगा। यहाँ आ गया। और इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी कितनी नीचे है? डाउन है, 0.4। तो समझे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा स्टेबिलिटी है क्योंकि एनर्जी इसकी एनर्जी से कम है। कितने से कम है? 0.4 डेल्टा से कम है। ठीक है। अगर D2 में चलेंगे तो देखो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? एक ऐसे एक ऐसे। इसमें दो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर बोलो, यहाँ पे क्या दो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए? कितने से नीचे आ गए दो इलेक्ट्रॉन नीचे? 0.4 से। तो यहाँ पर लेवल क्या हो जाएगा? 0.8 डेल्टा हो जाएगा। जो डिफरेंस होगा, दो इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं, कितने से नीचे आए हैं? 0.4 डेल्टा ओ से। दो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.8 डेल्टा हो जाएगा। ऐसे ही D3 में कितने इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे? D3 में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का हो जाएगा? -1.2 डेल्टा ओ का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3। और बच्चों लिगैंड अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं? SFL देख रहे हैं। तो ऊपर डेल्टा ओ स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग कराना आसान है। तो हम चौथे इलेक्ट्रॉन को ऊपर ना भेज के कहाँ भेजेंगे? नीचे। पेयरिंग कराना आसान है ना, तो हम नीचे ही भेजेंगे। तो अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ की एनर्जी में डिफरेंस कितना आया? तो देखो, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं। कितने लेवल से नीचे हैं? 0.4 से। तो टोटल कितना नीचे हो जाएंगे? 1.6 डेल्टा वो नीचे हो जाएंगे, है ना। और क्या एक और डिफरेंस है यहाँ से और यहाँ में? यहाँ पर देखो कहीं पेयरिंग नहीं हुई है, यहाँ पर कहीं पेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन क्या यहाँ पर हमें एक पेयरिंग करानी पड़ गई है। ठीक है। और जब पेयरिंग कराते हैं तो याद है पेयरिंग एनर्जी क्या होती थी? इलेक्ट्रॉन को सेम ऑर्बिटल में डालने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है वो क्या होती है? पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी तो हमें अपनी तरफ से खर्च करनी पड़ी होगी। अब ये वाली जो एनर्जी है वो तो रिलीज़ हुई, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, तो इतनी एनर्जी तो रिलीज़ हुई, लेकिन पेयरिंग तो हमें अपनी तरफ से करानी पड़ेगी, तो +P लिखना पड़ा। +P क्यों लिखा? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी तो हमें खर्च करनी पड़ी। ये वाली एनर्जी रिलीज़ हुई, लेकिन ये वाली एनर्जी कंज्यूम हो गई, खर्च हो गई। किस काम में? पेयरिंग कराने में। ठीक है। D5 होगा तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर D5 कैसे भरेंगे? 1 2 3, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग कराना पड़ेगा, ऐसे करेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन नीचे हैं? इस लेवल से कितने इलेक्ट्रॉन नीचे हैं? 5। तो -0.20 डेल्टा ओ हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने से घटी है? 0.4 से। तो 5 की कितने से घट जाएगी? 2.2 से। और पेयरिंग कितनी करानी पड़ गई है? एक्स्ट्रा 2। तो 2P एनर्जी हमें अपनी तरफ से खर्च करनी पड़ गई। ठीक है। D6 में आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। इसमें D6 आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। तो अब इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आए, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं तो टोटल कितनी एनर्जी घट गई? -2.4 डेल्टा ओ एनर्जी घट जाएगी। और इसमें एक पेयरिंग है बच्चों, इसमें 3 पेयरिंग है। इसमें देखो एक पेयरिंग है, इसमें 3 पेयरिंग है, तो डिफरेंस कितनी पेयरिंग का है? यहाँ पर हमें कितनी ज़्यादा पेयरिंग करानी पड़ गई? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग यहाँ पर कितनी करानी पड़ गई हैं? 2 पेयरिंग एक्स्ट्रा करानी पड़ गई हैं। D7 अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6, क्या 7वें को ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो जगह है नहीं। अब इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन नीचे थे तो कितने से एनर्जी घट गई थी? 2.4 से घट गई थी, लेकिन क्या एक इलेक्ट्रॉन 0.6 से ऊपर भी गया है? 0.6 से ऊपर गया ना, इनके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी तो ऊपर चली गई है, और ऊपर चली गई तो खर्च करनी पड़ी होगी। तो नेट लेवल क्या बचेगा? इनकी वजह से कितना रहा था? -2.4, और इसकी वजह से कितना रहा था? +0.6। तो नेट कितना बचेगा? -1.8 डेल्टा ओ। प्लस क्या यहाँ पर देखो 2 पेयरिंग है और यहाँ पर 3 पेयरिंग है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी खर्च की गई होगी?
P के बराबर एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च की गई होगी। ठीक है, शर्मा जी समझ में आ रहा है? क्यों शर्मा जी नहीं आ रहा ना? इसको देखो, D8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, D8 ऐसे भरोगे शर्मा जी? इसमें D8 कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखो, ये वाला लेवल कितने से नीचे है? 0.4 डेल्टा ओ से नीचे, और ये वाला लेवल कितने से ऊपर है? 0.6 डेल्टा ओ से ऊपर है, ऐसा है ना? अब कितने इलेक्ट्रॉन नीचे हैं इस लेवल से? 6 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, तो 6 4 कितना हो जाएगा? 24। 2.4 से नीचे है, 2.4 से नीचे है। और ऊपर कितना गया है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1.6 से ऊपर गया है, तो 2 ऊपर कितने से जाएंगे? 1.2 डेल्टा से ऊपर जाएंगे, है ना? यहाँ कितनी पेयरिंग है? 3 है। यहाँ पर कितनी पेयरिंग है? 3 है। तो 3 पेयरिंग तो बराबर हो गई, पेयरिंग में तो कोई फ़र्क है नहीं। तो जो नेट एनर्जी का डिफरेंस आया वो कितना आया? -1.2 डेल्टा ओ। ये एनर्जी का डिफरेंस ही क्या है? CFSE है। D9 में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें D9 कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब की बार पेयरिंग यहाँ पर होगी। 6 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं बच्चों, तो -2.4 डेल्टा ओ। 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं तो 1.8 डेल्टा ओ। तो नेट डिफरेंस कितना बचेगा? -0.6 डेल्टा ओ का डिफरेंस बचेगा। पेयरिंग देखो सेम है, यहाँ भी 4 पेयरिंग है, यहाँ भी 4 पेयरिंग है, तो पेयरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। और जब D10 भरोगे तो क्या सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 6 नीचे हैं तो 2.4 डेल्टा ओ से नीचे गए, और 4 ऊपर हैं, 4 ऊपर हैं तो 2.4 डेल्टा ओ से ऊपर आ गए। तो नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 0। अब यहाँ पर नेट एनर्जी कितनी होगी? 0। मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन में CFSE की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। क्या आप लोग समझ पाए CFSE कैसे निकाला? पहले इधर इलेक्ट्रॉन भरा, फिर इधर इलेक्ट्रॉन भरा, और फिर देख लिया एनर्जी का डिफरेंस क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन नीचे गए। जितने इलेक्ट्रॉन नीचे गए उनमें हमें 0.4 वाला फैक्टर ले लेना है, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए उसमें कौन सा फैक्टर ले लेना है? 0.6 वाला फैक्टर ले लेना है। दोनों को ऐड करके देख लेना है।